दोस्तों प्रोसेसर, सीपीयू या एसओसी, ये जो तीनों नाम हैं ये एक ही चीज़ के हैं, वो है बेसिकली सीपीयू। और सीपीयू जो है किसी भी स्मार्टफोन का हार्ट होता है। ये वैसे ही है जैसे कि हम एक कार लेने जाएं और कार में जो इंजन की इंपॉर्टेंस होती है वैसी ही इंपॉर्टेंस जो है हमारे स्मार्टफोन में प्रोसेसर की होती है। अब मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने जब भी प्रोसेसर का जिक्र किया है तो उसे हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सिंपल रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका स्मार्टफोन ओवरऑल कैसा परफॉर्म करने वाला है। बैटरी से लेकर आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस, आपकी कैमरा परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें प्रोसेसर पे ही अल्टीमेटली डिपेंड करती हैं। तो इस वीडियो में अलग अलग जो ब्रांड्स हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री में प्रोसेसर जो बनाते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन का आपने नाम सुना होगा, मीडियाटेक का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा एप्पल का जो बायोनिक चिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और अभी नए नए कुछ और ब्रांड्स भी आ रहे हैं, जैसे कि टेंसोर अभी आया है एक नया ब्रांड। उसके अलावा यूनिसॉक प्रोसेसर्स आप सुनते होंगे, और सैमसंग की केस में आपने एक्जीनोस प्रोसेसर्स का नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये जो ब्रांड्स हैं इनका कंपैरिजन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, और हमारा डिस्कशन ऐसा होगा जिससे कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि कब आपको कौन से ब्रांड के प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। मैं एक बहुत ही बेसिक आउटलुक आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, और होप करता हूँ कि आपका डिसीजन जो स्मार्टफोन बाइंग है वो काफ़ी आसान हो जाए। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी ब्रांड की बात पहले करने से पहले कुछ बहुत बेसिक्स हैं प्रोसेसर के, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप एक बहुत कॉमन चीज़ सुनेंगे कि प्रोसेसर का जो चिपसेट साइज़ है वो कितना है, जैसे 10 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर। तो ये अलग अलग जो साइजेस हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जैसे जैसे हम चिपसेट का साइज़ कम करते जाएंगे वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट और वो और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होने लग जाते हैं। इसका सिंपल रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के जो ट्रांसमिशन है, उनका जो मूवमेंट है, उससे हमारा जो स्मार्टफोन है वो काम करता है। वैसे ही प्रोसेसर में भी होता है। तो ये जितना कम डिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना पड़ेगा चिपसेट के अंदर, उससे डिसाइड होता है कि हमारा जो स्मार्टफोन प्रोसेसर है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ये बहुत ही मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप सुनते हैं कि एक फ़ोन है जिसमें 12 नैनोमीटर का चिपसेट है और दूसरे फ़ोन में 10 नैनोमीटर का चिपसेट है, तो ये बात आप मान के चलिए कि 10 नैनोमीटर वाला परफॉर्मेंस में भी बेहतर होगा 12 नैनोमीटर के चिप से, और उसके साथ साथ जो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो भी बेहतर होगी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ उनके जो टॉप मोस्ट चिपसेट है इस समय, जैसे कि मीडियाटेक की आपको 9200 सीरीज़ का जो प्रोसेसर मिलेगा, इसके साथ जो स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 आ रहा है, जो बेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का वो, और साथ में एक्जीनोस का भी जो 2200 प्रोसेसर है, जो कि सैमसंग का एक्जीनोस का बेस्ट प्रोसेसर है। ये सारे ही प्रोसेसर्स 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे हैं, तो इस मामले में ये तीनों ही बराबर हैं। तो ये सब बताने के बाद अब सबसे पहले बात करते हैं स्नैपड्रैगन की। दोस्तों, कभी भी अगर स्मार्टफोन इंडस्ट्री की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें स्नैपड्रैगन का नाम लिए बिना वो कहानी शायद हमेशा अधूरी रह जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप में से कई लोग जैसा जानते होंगे कि 2008 में एप्पल ने सबसे पहला आईफोन लॉन्च किया था, जो कि मेरे हिसाब से वो पहला स्मार्टफोन था प्रॉपर, जो कि पूरे इस दुनिया में पहली बार लॉन्च हुआ था। आईफोन की खबर सुन के गूगल भी थोड़ा सा डर गया था और उसने एंड्रॉयड का जो अपना लॉन्च है वो काफ़ी डिले कर दिया था। तो अल्टीमेटली हम लोगों को सबसे पहला जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन मिला, जो कि पूरी तरह टच स्क्रीन के साथ आता था, वो लगभग 2009 से 10 के आसपास हमको पहला मिल पाया। लेकिन फिर भी आईफोन क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस था, तो कोई भी स्मार्टफोन आईफोन के आगे टिक नहीं सकता था। ये कहानी रही है लगभग 2011-12 तक, और अगर मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाऊं तो 2013 तक मेरे हिसाब से आईफोन इतना ज़्यादा एंड्रॉयड से आगे था कि जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन ऐसा नहीं है कि तब नहीं बिकते थे, वो इसलिए बिकते थे क्योंकि आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते थे ज़्यादातर लोग। लेकिन क्वालकॉम ने अपने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स बनाना शुरू किए, जो कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा आगे लेकर चले आए। और अगर आप देखेंगे कि 2013 के बाद से बहुत लंबी छलांग लगाई एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स ने, और क्योंकि प्रोसेसर इंप्रूव होने लग गए तो एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बहुत बेहतर होने लग गया। और आज स्थिति ये है कि कई मामलों में आईफोन को पछाड़ देता है एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और आप देखेंगे कि जो कॉस्ट है एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, मतलब कि आईफोन से जो कंपेयर करने लायक हो गया है।
तो इस सब का जो कारण है वो एक्चुअली स्नैपड्रैगन की जो बेहतरीन चिपसेट्स थी जो कि उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए बनाई, उसका ये एक नतीजा है। तो इसीलिए अगर आप जनरली लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे, तो स्नैपड्रैगन पे एक अलग ही तरीके का ट्रस्ट है और साथ में बहुत ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स की। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ ये अगर सुन लेते हैं कि किसी एक फ़ोन में स्नैपड्रैगन नाम का प्रोसेसर है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्नैपड्रैगन का कौन सा मॉडल है प्रोसेसर का, लेकिन सिर्फ स्नैपड्रैगन का नाम सुन के ही वो स्मार्टफोन को खरीद लेते हैं। आज भी अगर आप मार्केट शेयर की बात करें तो 24% जो मार्केट है वो पूरी तरह से स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स पे ही बेस्ड है। तो अब हम बात करते हैं कि और इसके अलावा क्या वजहें हैं जिसकी वजह से स्नैपड्रैगन इतना ज़्यादा पॉपुलर हो पाया है और इतना ज़्यादा मार्केट शेयर आज स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स के पास है। सबसे पहली बात तो ये कि इनके प्रोसेसर्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, ज़रूर एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हीटिंग इश्यूज जो हैं वो अमूमन आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स में देखने को नहीं मिलेंगे और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग एंड्रॉयड फ़ोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को आज भी काफ़ी हद तक प्रेफर करते हैं। क्योंकि एक ज़माना ऐसा था कि जब हीटिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ करते थे कई सारे स्मार्टफोन्स में, लेकिन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स वाले जो फ़ोन्स होते थे उनमें अधिकतर आपको हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलते थे। हीटिंग इश्यूज़ के साथ साथ बैटरी एफिशिएंसी की भी बात आ जाती है। एफिशिएंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और होते रहे हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स। और अगर हम फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात करें, मतलब कि 40,000 30,000 से ऊपर के जितने भी प्राइस पॉइंट्स पे फ़ोन आते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का ही बोलबाला नज़र आएगा। स्नैपड्रैगन के जो फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं वो आज भी बेस्ट हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। ये मैं आपको हर बार जो है बता देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्नैपड्रैगन के साथ कुछ चैलेंजेस नहीं हैं, दिक्कतें नहीं हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है जो अभी बहुत ही रीसेंट एक दिक्कत हुई है, वो ये कि पिछले 2-3 सालों में स्नैपड्रैगन थोड़ा सा अपना जो है वो फॉर्म जो है वो लूज़ कर चुका है। कुछ ऐसे प्रोसेसर्स आ रहे हैं 2-3 सालों से और वो फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं जिनमें कि हीटिंग इश्यूज़, जो कि कभी भी आप स्नैपड्रैगन के साथ नाम नहीं लेते थे हीटिंग इश्यूज़ का, वो देखने को काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए जो स्नैपड्रैगन का लास्ट फ्लैगशिप चिपसेट था स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, उसमें बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे अलग अलग स्मार्टफोन्स में हीटिंग इश्यूज़ लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से पीक परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती थी। तो ये जो दिक्कतें हैं ये पिछले 2-3 साल से ज़्यादा हो रही हैं स्नैपड्रैगन में और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के लिए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी मार्केट शेयर की, तो 24% मार्केट शेयर आज है, जो कि हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा है और एक्चुअली है भी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब मैं आपको ये बताऊं कि 2017-18 के समय में लगभग 45% मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन के पास था, तो आपको अब समझ में आएगा कि 24% मार्केट शेयर जो आज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली में कम होके यहाँ तक आ गया है। ये सब दिक्कतों की वजह से ही मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन का जो फोकस है वो मिड रेंज चिपसेट से हटकर कुछ दिनों के लिए फ्लैगशिप चिपसेट को बेहतर करने में ज्यादा चला गया था और इसकी वजह से मार्केट में एक थोड़ा सा वॉइड सा क्रिएट हो गया था, एक जगह क्रिएट हो गई थी, जिसका फायदा एक ऐसी कंपनी ने लिया जिसका डिस्कशन मैं अभी करने वाला हूं। तो बहरहाल स्नैपड्रैगन की कहानी कुछ ऐसी रही है कि उसका मार्केट शेयर अब गिरता जा रहा है, स्पेशली अगर 40,000 से नीचे की हम बात करें, जिसमें कि मैक्सिमम लोग उस बजट में ही फोन्स को खरीदते हैं, उसमें जो है स्नैपड्रैगन का जो एक वर्चस्व था वो अब काफी ज्यादा कम हो गया है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर स्नैपड्रैगन को वापस अपना मार्केट शेयर कैप्चर करना है तो उसे मिड रेंज यानी 15-20 हज़ार या 30,000 तक के फोन्स में और भी ज्यादा जबरदस्त प्रोसेसर्स अब लाने पड़ जाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि स्नैपड्रैगन बिल्कुल खत्म होने वाला है। फ्लैगशिप की बात करी जाए तो आज भी स्नैपड्रैगन पे आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं और कई लोग करते भी हैं, इसी वजह से इतना हाई मार्केट शेयर आज भी है। अब चलते हैं दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर पे, या दूसरा सबसे पॉपुलर जो ब्रांड है वो है मीडियाटेक। अब मीडियाटेक की जो स्टोरी रही है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। ताइवान की ये एक कंपनी है और अगर हम क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन से इसको कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा बाद की है। इसका एक और मतलब है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड भी है अगर हम इसको स्नैपड्रैगन से कंपेयर करें। और यही रीज़न है कि शुरू में अगर आप देखेंगे तो जब मीडियाटेक आया तो वो अपने इनएक्सपीरियंस की वजह कह लीजिए या फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी को एक वजह मान लीजिए, लेकिन उनके जो प्रोसेसर्स थे वो बड़े बदनाम थे। किस लिए बदनाम थे? जो चीज़ें स्नैपड्रैगन में नहीं थी वो सारी दिक्कतें आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर्स में देखने को मिलती थी, जैसे कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा हीट हो जाना, बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन होना, इसके अलावा जो एक बैलेंस परफॉर्मेंस होती है वो ना दे पाना,
कैमरा फीचर्स में बहुत ज़्यादा बेकार होना, जो भी दिक्कतें जैसा कि मैंने कहा कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स में नहीं थी, वो सारी दिक्कतें मीडियाटेक में थी। अब आपका सवाल हो सकता है, अगर भाई इतनी दिक्कतें थी तो फिर ये एग्जिस्ट कैसे किए, ये कैसे जिंदा रहे? तो मीडियाटेक में इतनी सारी दिक्कत होने के बाद भी वो इसलिए बिकता था क्योंकि जब हम एकदम स्टार्टिंग बजट की बात करते हैं, 15,000 तक के फ़ोन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे मीडियाटेक के ही फ़ोन्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलते थे, क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि महंगे होते थे। इस वजह से मिड रेंज पे तो उनका शुरू में ध्यान रहता ही नहीं था। तो मिड रेंज का जो ये खाली जगह थी, जो कि इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है 15,000 तक के प्राइस पॉइंट की, उस पर मीडियाटेक के प्रोसेसर्स रहते थे। और भले ही चाहे यूज़र्स को ना पसंद आए उसके प्रोसेसर्स, क्योंकि उसमें हीटिंग इश्यूज़ थे, आप गेमिंग उसमें नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बेसिक स्मार्टफोन की तरह ही लोग यूज़ करते थे और वो किसी तरह बस चल गए मार्केट में। लेकिन अगर हम आज सीधे 2023 की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर आज मीडियाटेक के प्रोसेसर्स का है। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन जो लोग भी टेक्नोलॉजी को ट्रेस करते आ रहे हैं मेरी तरह, उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग ये फैक्ट नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 2012, 13, 14, 15 तक आप कह लीजिए, 15-16 का जो एक पीरियड था जहाँ पे अभी भी इंडिया में स्मार्टफोन्स ठीक से इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, और तब तक रिलायंस का जियो भी नहीं आया था। तो स्मार्टफोन्स बिक रहे थे, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बिक रहे थे। लेकिन उसके बाद इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चीज़ हुई, वो था रिलायंस जियो का आ जाना। 1.2 billion Indians cannot be left behind as the world enters a new era. आपको बता दें कि देश की डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रिलायंस की जियो सेवा से रिलायंस दिसंबर तक डेटा और कॉल फ्री देगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि रिलायंस जियो को यूज़ करने के लिए हमें एक प्रॉपर 4G फ़ोन चाहिए था। तो अचानक से ऐसा हुआ कि 4G के फ़ोन्स मार्केट में बहुत तेज़ी से आने लग गए, और मीडियाटेक इसीलिए पूरी तरह से उस टाइम पे फ्लॉप होने लगा। और एक समय तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मीडियाटेक का शायद धंधा ही स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बंद हो जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और अल्टीमेटली मीडियाटेक के लिए भी ये जो समय था 2016 से लेकर आप कह सकते हैं कि 2018 तक का जो समय था, वो चैलेंजेस से ज़रूर भरा रहा होगा, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उसके बाद उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो ये जो 2016 से 18 तक का समय था, इसमें मिड रेंज में भी सरप्राइजिंगली स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स काफ़ी अच्छे से आने लग गए थे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे स्नैपड्रैगन के फ़ोन्स, स्पेशली जब चाइनीज़ ब्रांड्स स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को काफ़ी सस्ते में 10,000, 12,000 तक के प्राइस पे देने लग गए थे, और साथ में 4G तो था ही। तो 2016 के बाद आप देखेंगे कि मीडियाटेक ने नए प्रोसेसर्स तो लगभग निकालना ही बंद कर दिया और वो लगभग गायब सी हो गई थी मार्केट में। लेकिन फिर उन्होंने धमाकेदार एंट्री मारी 2018 में, और फ़ोन का नाम था Realme 1। अब Realme उस समय एकदम नया ब्रांड था और वो अपना डेब्यू कर रहा था, और Realme ब्रांड ने बहुत बड़ी रिस्क ली थी मीडियाटेक का एक प्रोसेसर अपने फ़ोन में डाल के, जिसका नाम था Helio P60 प्रोसेसर। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि यार ये नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें पहला फ़ोन इनको मीडियाटेक का प्रोसेसर लगाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन Realme ने इंश्योर किया कि नहीं, ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट वो सच साबित हुआ, और मीडियाटेक का जो Helio P60 प्रोसेसर था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से Realme 1 फ़ोन में काम किया। मैं मानता हूँ कि 2018 में Realme के साथ जो डेब्यू किया हीलियो सीरीज़ का मीडियाटेक ने अपने प्रोसेसर्स में, वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो अब ये क्लियरली दिखने लगा था कि बीते जो 2 साल थे उसमें मीडियाटेक ने बहुत मेहनत करी और नई सीरीज़ ऑफ प्रोसेसर्स जो है लाए, जो कि अपनी पुरानी दिक्कतों को काफ़ी हद तक सॉल्व कर चुके थे, जिसमें जैसे कि हीटिंग इश्यूज़, जैसे कि बैटरी एफिशिएंसी, गेमिंग परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस, इन सब पे मीडियाटेक ने काफ़ी हद तक काम किया। और मैं तो ये तक कहूँगा कि Realme जो एक बहुत ही ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड है इंडिया में, उसका तो सारा का सारा डेवलपमेंट ही मीडियाटेक के Helio प्रोसेसर्स की वजह से हो पाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उस समय आपको अगर याद हो तो Redmi का बिल्कुल बोलबाला था स्मार्टफोन बाजार में। मैं ऑब्वियसली 20,000 तक के प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और Realme ही एक ऐसा ब्रांड आया था जिसने सोचा था कि वो Redmi को चैलेंज कर देगा उसी के मैदान में, जो कि बजट सेगमेंट्स का था। तो मीडियाटेक के अगर प्रोसेसर्स नहीं होते इतने अच्छे, तो मेरा मानना है कि Realme एज अ ब्रांड आज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। और अच्छा ही हुआ कि
स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को एक बहुत बेहतर कंपटीशन भी मिला। अगर आप आज की बात करें तो लगातार आप देखेंगे कि जो मार्केट शेयर का ग्राफ है वो किस तरह से मीडियाटेक की तरफ बढ़ता गया है और आज स्थिति ये है कि इवन फ्लैगशिप के जो फ़ोन्स आते हैं 40,000 से ऊपर वाले जो फ़ोन्स हैं उसमें भी बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा है मीडियाटेक का जो डायमेंसिटी प्रोसेसर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों में, अभी आपको अगले 2-4 महीने में आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे फ़ोन्स आएंगे जो कि 50,000 से भी ऊपर के दाम के होंगे और वो मीडियाटेक के डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ आने वाले हैं। तो आज स्थिति ऐसी आ गई है कि मात्र 5 साल में मीडियाटेक ने ऐसी पैठ जमा ली है स्मार्टफोन बाजार में कि वो फ्लैगशिप में भी अब चैलेंज कर पा रही है स्नैपड्रैगन जैसे ब्रांड को। और मीडियाटेक की सक्सेस का एक और बहुत बड़ा कारण है वो है गेमिंग इंडस्ट्री। मीडियाटेक में जो रिसर्चर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, वो शायद देख पा रहे थे कि इंडिया में कैसे गेमिंग का नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में उस समय गेमिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी क्योंकि प्रोसेसर्स स्मार्टफोन के बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए थे। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 2017-18 के समय में पबजी एज अ गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। इनफैक्ट लगभग सभी लोग जो स्मार्टफोन ले रहे थे, स्पेशली यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सब फ़ोन ऐसा लेना चाहते थे जो कि दाम में भी कम हो लेकिन साथ में उसमें गेमिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जिससे कि वो पबजी जैसे गेम्स बहुत आसानी से खेल पाएँ। अब जैसा मैंने पहले बताया, गेमिंग की परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बदनाम थे मीडियाटेक के प्रोसेसर्स, लेकिन यहाँ पे मीडियाटेक मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मार्केट को समझ गई थी और उन्होंने समझ लिया था कि अगर हम गेमिंग प्रोसेसर्स दे पाएँ कम दाम में तो फिर वो स्नैपड्रैगन को बीट कर सकते हैं और एक्चुअली हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मीडियाटेक ने P सीरीज से जो नए प्रोसेसर्स लॉन्च किए, P60, P65, ये सब उनके अच्छे प्रोसेसर्स थे लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी उसको छोड़ दिया। और छोड़ा तो किसके लिए छोड़ा? वो थे G सीरीज ऑफ प्रोसेसर्स, यानी कि G80, G85, G90, G90T। इसमें जो G90T प्रोसेसर था वो गेमिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त था एंड गेस व्हाट, उसका जो प्राइस था वो मात्र 13-14 हज़ार तक के प्राइस पॉइंट के आने वाले फ़ोन्स में आ जाता था। तो अगर इतने सस्ते फ़ोन्स मिलें और जिसकी गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन हो तो लोग क्यों नहीं लेंगे। और ऐसा ही हुआ और उस गेमिंग वाले दौर में स्नैपड्रैगन के फ़ोन्स का बिकना मिड रेंज में कम हो गया। स्टार्टिंग जो 10,000 से 20,000 तक के प्राइस पॉइंट है उसमें बहुत कम हो गया उनका बिकना। क्यों? क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स अच्छे थे लेकिन वो उस तरीके की गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे जो कि मीडियाटेक सक्सेसफुली अब दे पा रहा था अपने स्मार्टफोन्स में। इसके बाद एक और पॉइंट है जिसकी वजह से मीडियाटेक आज स्नैपड्रैगन से आगे निकल गया है, वो ये है कि मीडियाटेक ने अगेन स्नैपड्रैगन से आगे की सोच रखी और 5G की जहां हम बात करते हैं तो 5G की रेस में मीडियाटेक स्नैपड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया। कि जहां पे स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स थे वो 25 से 30 हज़ार तक के जो स्मार्टफोन्स थे उसमें ही 5G का जो है सपोर्ट दे रहे थे, वहाँ पे मीडियाटेक ने एक ज़बरदस्त तरीके से बाजी मारी और उन्होंने अपनी डायमेंसिटी सीरीज़, जो कि 5G सपोर्टेड प्रोसेसर्स की सीरीज़ है डायमेंसिटी, उसको उन्होंने काफ़ी कम बजट पे लॉन्च कर दिया। और जो गलती मीडियाटेक ने 4G के टाइम पे करी थी कि उनके प्रोसेसर्स एडवांस नहीं थे और वो 4G सपोर्ट नहीं करते थे, वो गलती इन्होंने 5G में नहीं करी। और 5G में इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि स्नैपड्रैगन को से भी आगे की सोची और उन्होंने इसीलिए इतनी सक्सेस पाई है इस 20,000 तक के प्राइस पॉइंट में स्पेशली। इसके साथ साथ मीडियाटेक ने अपने जो स्टार्टिंग के ही प्रोसेसर्स थे जैसे G90, G90T, इन सब में उन्होंने UFS 2.1 स्टोरेज, जो फास्ट स्टोरेज होता है जिसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, तो जो फास्ट स्टोरेज था उसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे ये हुआ कि जो 12-13 हज़ार रुपए के फ़ोन्स आते थे उसमें भी UFS 2.1 का फास्ट स्टोरेज आ गया, जिससे कि गेमिंग परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर हो गई और बिल्कुल धूम मचा दी मीडियाटेक के जो स्मार्टफोन्स आ रहे थे। मीडियाटेक की सक्सेस का असर स्नैपड्रैगन पे भी दिखने लगा था, जाहिर सी बात है, और वो इसीलिए दिख रहा था क्योंकि मीडियाटेक बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे प्रोसेसर्स निकालने लगा था और मार्केट शेयर जो स्नैपड्रैगन का था वो कम होने लगा था। तो इसीलिए मेरा ये मानना है बहुत स्ट्रांगली कि स्नैपड्रैगन ने जो अपने 8 Gen 1 जैसे प्रोसेसर्स निकाले या जो स्नैपड्रैगन 870 जैसे प्रोसेसर्स निकाले जो कि थे फ्लैगशिप, लेकिन वो किसी तरीके से ऐसा लगता था कि पूरे कंप्लीट हुए नहीं, लेकिन उन्होंने निकाल दिए मार्केट में, इसीलिए कई सारे इश्यूज उसमें देखने को मिले जिसको कि बाद में धीरे धीरे स्नैपड्रैगन ने सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक ये प्रोसेसर्स बिल्कुल बदनाम हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि मीडियाटेक के बेहतर हो जाने से ही स्नैपड्रैगन पे भी प्रेशर आने लगा था और वो गलतियां करने लग गए थे। तो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है मीडियाटेक की। अब इतनी तारीफ करने के बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि अभी भी मीडियाटेक को करने पड़ेंगे। पहला तो ये है कि भले ही उनके प्रोसेसर्स मिड रेंज में बिल्कुल धूम मचा रहे हैं, लेकिन फ्लैगशिप में अभी भी थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल अगर ऑन पेपर अगर बात करी जाए तो आज भी स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स हैं वो बीट कर देते हैं
मीडिया टेक के प्रोसेसर्स को, और अच्छे खासे ठीक ठाक डिफरेंस से स्नैपड्रैगन आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर हम फ्लैगशिप मार्केट की बात करें, 30,000 से ऊपर के फ़ोन्स की बात करें, तो आज भी लोगों का 70 to 80% लोगों का ट्रस्ट जो है वो स्नैपड्रैगन पे बना हुआ है और वो उसी को प्रेफर करते हैं। तो ये तो बात हो गई दोनों ब्रांड्स की कि दोनों ब्रांड्स ने अभी तक की उनकी कहानी क्या रही है और किस स्थिति में ये दोनों ही ब्रांड्स आज भी हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और भी कंपनीज़ की, जैसे एक्जिनोस है। एक्जिनोस के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है, सैमसंग का अपना जो है प्रोसेसर ब्रांड है। हालांकि सैमसंग भी अपने सारे फ़ोन्स में एक्जिनोस को यूज़ नहीं करता है। इसका रीज़न ये है कि एक्जिनोस अभी टेक्नोलॉजी, एक्जिनोस के जो प्रोसेसर्स हैं वो उतने बेहतर अभी तक हो नहीं पाए हैं ऑनेस्टली, और इसीलिए सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स में एक्जिनोस के प्रोसेसर्स को बिल्कुल बंद कर दिया है। एक्जिनोस प्रोसेसर्स की भी कुछ अच्छी बात रही है, जैसे कि उसमें जो AI का इंटीग्रेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो काफ़ी अच्छा है। साथ में उसमें आपको जो सैमसंग के साथ जो उसकी पेयरिंग है वो काफ़ी अच्छी है, अच्छे से परफॉर्म करती है। कैमरे की अगर बात करें तो कैमरा परफॉर्मेंस आपको एक्जिनोस प्रोसेसर्स वाले फ़ोन्स में अच्छी देखने को मिलेगी, और 5G परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो मेन दिक्कतें हैं वो ये है कि भाई गेमिंग उसमें नहीं बहुत अच्छे से की जा सकती है। कुछ जगहों पे जो परफॉर्मेंस है उसके इश्यूज़ ज़रूर हैं। साथ में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि बैटरी ड्रेन बहुत तेज़ी से होती है एक्जिनोस प्रोसेसर्स वाले फ़ोन की। इसके अलावा आपको यूनिसॉक नाम का एक ब्रांड है, वो भी सुनने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नहीं है, सिर्फ 10,000 9-10,000 तक के फ़ोन्स में ये प्रोसेसर मिलता है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो इसकी हम बात अभी यहाँ पे और ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसके बाद आता है टेंसॉर नाम का प्रोसेसर, जो कि गूगल का अपना बनाया हुआ है। अपना बनाया हुआ क्या है, सैमसंग के ही एक्जिनोस बेस्ड जो प्रोसेसर्स हैं उसी पे थोड़ा सा ट्वीक करके, थोड़ा सा इधर उधर एडजस्टमेंट्स करके गूगल ने टेंसॉर नाम का प्रोसेसर बनाया। तो अभी वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, 1-2 फ़ोन्स में ही वो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे आखिर में बात करते हैं जो प्रोसेसर्स का एक बेंचमार्क है, इससे बेहतर प्रोसेसर आपको किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेंगे, वो है एप्पल के बायोनिक चिप वाले प्रोसेसर्स। लेकिन इसकी मैंने चर्चा इसलिए नहीं करी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको आईफोन्स में ही देखने को मिलेंगे, और आईफोन जिसको लेना होता है तो उसके अलावा और कोई ऑप्शंस है नहीं उसके लिए, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया है। अब बात करते हैं आखिरी फाइनल थॉट्स पे, यानी वर्डिक्ट पे, कि आपको कौन से ब्रांड के प्रोसेसर के साथ अल्टीमेटली जाना चाहिए। तो देखिए, इसका सिंपल सा कोई आंसर नहीं है, जैसा कि बहुत सारी चीज़ों में होता है कि मैटर करता है कि आप किस बजट पे फ़ोन ले रहे हैं, आपका यूसेज किस तरीके का है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आखिर में आपको किस ब्रांड का प्रोसेसर लेना चाहिए। लेकिन कुछ फिर भी सोचने वाले पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर हम बजट की बात करें तो 30,000 तक के बजट अगर आपका है तो मेरा ये मानना है कि मीडिया टेक के डिमेंसिटी प्रोसेसर्स आपको बहुत बेहतर वैल्यू देंगे। मतलब अगर आप 30,000 खर्च कर रहे हैं ना, तो आपको जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और जो मीडिया टेक प्रोसेसर है उसमें वैल्यू आपको मीडिया टेक के प्रोसेसर्स में ज़्यादा मिलेगी। तो कंसिडर यही करें कि 30,000 तक के फ़ोन्स में मीडिया टेक, हाँ, लेकिन अगर आपका यूज़ ऐसा है कि आप कैमरा बहुत बेहतर चाहते हैं, कैमरा परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी हो, उसके साथ साथ एक नाम से आपको ट्रस्ट है कि आपको भाई जाने पहचाने या जो बिल्कुल रेपुटेशन वाला ब्रांड है उसके साथ जाना है, तब आप ज़रूर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ जाएं, क्योंकि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो मीडिया टेक से अभी भी ठीक ठाक बेहतर है, आप उसको कंसिडर करें। और साथ में जो एक ट्रस्ट फैक्टर आता है, अभी भी कई लोग ऐसा मानते हैं, तो उस केस में आप स्नैपड्रैगन के साथ जा सकते हैं। और अगर 30,000 से भी नीचे जाके अगर हम स्ट्रिक्टली अगर हम 20,000 तक के प्राइस पॉइंट की बात करें, तब तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको मीडिया टेक के ही प्रोसेसर्स के साथ जाना पड़ेगा। हालांकि स्नैपड्रैगन ने थोड़ी वापसी करने की कोशिश करी है इस प्राइस ब्रैकेट में, अपने जो स्नैपड्रैगन 680 या 685 या 695 के जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं उससे थोड़ा कम बैक किया है, बट अभी भी मेरा मानना है कि मीडिया टेक के प्रोसेसर्स ओवरऑल आपको ज़्यादा बेहतर मिल जाएंगे। तो इसीलिए 20,000 तक के नीचे की अगर हम बात करें तो इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, मीडिया टेक के साथ ही आपको जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि बेहतर वैल्यू आपको मिलेगी। आप 20,000 खर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतर फीचर्स मिल जाएंगे मीडिया टेक में। अब देखिए, स्नैपड्रैगन भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मैं मना कर रहा हूँ। जब भी 30,000 से ऊपर, 40,000 से ऊपर के प्राइस पॉइंट पे आने वाले फ़ोन्स की बात होगी तो हमेशा आपको स्नैपड्रैगन ही प्रेफर करना पड़ेगा। कम से कम 2023 में तो अभी भी आपको स्नैपड्रैगन के ही प्रोसेसर बेहतर मिलेंगे। और स्नैपड्रैगन की बेसिकली एक ही आप थ्योरी कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसा दीजिए
और ज़्यादा पाइए। तो जितना ज़्यादा आप पैसा खर्च करेंगे उतना मैं आपको मीडियाटेक से दूर करता रहूँगा और आपको स्नैपड्रैगन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो फ्लैगशिप की, अगर प्योर फ्लैगशिप की बात करी जाए तो स्नैपड्रैगन पे ही आपको भरोसा करना चाहिए। हालांकि मैं ये कह दूं कि मान लीजिए अगर आप गलती से या जाने अनजाने आप मीडियाटेक के प्रोसेसर वाला फ्लैगशिप फ़ोन ले लेते हैं तो उसमें आपको पछताना कम पड़ेगा। अगर इसको हम कंपेयर करें कि मान लीजिए आप 20,000 का फ़ोन लेते हैं और उसमें आप गलती से स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फ़ोन ले लेते हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप फ्लैगशिप में मान लीजिए स्नैपड्रैगन की जगह मीडियाटेक ले लेते हैं तो उसमें आपको कम पछताना पड़ेगा। तो ये मैं ज़रूर क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये लंबी सी वीडियो के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी प्रोसेसर के बारे में, कि स्नैपड्रैगन कैसा होता है, मीडियाटेक कैसा होता है, कब आपको किस प्राइस पे कौन से प्रोसेसर को प्रिफर करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जो भी लोग स्मार्टफोन लेने वाले हैं या इसमें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड रहते हैं। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।